गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो याद है अपन लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990 और उस क्लास में मैंने बताया था कि सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन-कौन से रीजन से होती है, फिर उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कौन-कौन सी नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। फिर अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, फिर अपन एक टॉपिक देखा था सर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक अपन देख रहे थे वो पढ़ रहे थे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। और मैंने 2 पॉइंट पढ़ा दिए थे आपको सर। पहला पॉइंट क्या था, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा बेटा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद है आप लोगों को? ये 2 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। अब सर एग्रीकल्चर सेक्टर हमें फूड ग्रेन तो प्रोवाइड कराता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। नो डाउट आज पूरी इकोनॉमी को फीड करने के लिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना सफिशिएंट है कि वो इजीली हमारी पूरी कंट्री को फीड कर देता है। उसके अलावा हम लोग एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की, दैट इज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज व्हिच इज सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो फूड ग्रेन के अंदर क्या है बेटा, सेल्फ सफिशिएंट। एंड इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज केपेबल इनफ टू मीट ऑलमोस्ट द एंटायर फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतना केपेबल है, वो पूरी कंट्री की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको मीट आउट कर सकता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या पढ़ी बेटा अपन ने, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट। अब सर नो डाउट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी कंट्री को तो फीड करता ही करता है, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो ड्यू टू द प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर आज हम एक्सपोर्ट करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो करेंसी आएगी वो हमारी कंट्री में आएगी, तो मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी कंट्री को फॉरेन करेंसी भी अर्न करके दे रहा है थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज लाइक। और सर हम अभी क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक टी, कॉफी, कॉटन, जूट एटसेट्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या थी बेटा, शेयर ऑफ एक्सपोर्ट। सर हम काफी कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैंने क्या क्या बताया बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंस सर रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, लोगों को काम मिलता है, हम फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बेटा सोर्स ऑफ रेवेन्यू। आज गवर्नमेंट को इस सेक्टर से अर्निंग भी हो रही है, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। आज गवर्नमेंट बहुत अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाती है, जो भी कमोडिटीज परचेज हम लोग करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यूज कलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट इस सेक्टर से पैसा भी तो कमा रही है, दैट इज कॉल्ड अनदर इंपॉर्टेंस इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। पढ़ते हैं द गवर्नमेंट जनरेट्स रेवेन्यू फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। नो डाउट जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस सेक्टर से रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। तो द गवर्नमेंट जनरेट्स revenue from the agriculture sector through land revenue and other taxes on the commodities produced। सर के एग्जांपल्स क्या है, लैंड रेवेन्यू हो गया और अलग अलग तरह की गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है जो भी हम कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस बच्चों आती है कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। नो डाउट ये सेक्टर हमारी कंट्री के जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर इन द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। सर हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी है उसके अंदर भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे सर, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर इन द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। However, as the time passes, but no doubt, सर जैसे जैसे टाइम जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम लोग रह गए हैं। अब लोग कहाँ स्विच कर गए, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। उसके बावजूद भी ये सेक्टर इतना केपेबल है, आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कंट्री के जीडीपी के अंदर। तो however, as the time passes, the contribution of agriculture in the GDP declines. In spite that agriculture sector plays a dominant role in the
इकोनॉमीज जीडीपी दैट इज 15% इन 2014-15। 2014-15 की मैं बात करूं तो कितना कंट्रीब्यूशन था? अराउंड 15%। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा बच्चों अपने? कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। और लास्ट इंपॉर्टेंस जो हम पढ़ने वाले वो आती है बेटा मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर देखो सुनना ध्यान से, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो ट्रैक्टर्स बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है, फर्टिलाइजर्स बनाती है, तो किसके लिए बना रही है? सर फार्मर्स के लिए, प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व है उनके लिए। तो इंडस्ट्री को एक मार्केट में मिलाना कहां पे? एग्रीकल्चर सेक्टर की हेल्प से। वो लोग बनाते हैं और उनको वहां सोल्ड आउट करते हैं, इसलिए बोला गया बेटा क्या? मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। Agriculture sector contributes due to higher dependence of population on agriculture, the demand for industrial products used in agriculture is also high. सर जो भी कमोडिटी एग्रीकल्चर में यूज हो रही है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। तो बच्चों क्लियर आया? तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैंने आपको 7 पॉइंट पढ़ाए बेटा। पहला पॉइंट, सर रॉ मटेरियल देता है, लोगों को काम मिलता है, फूड ग्रेन सप्लाई कर रहा है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या मिला है? डेवलप मार्केट। तो ये 7 इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ाई एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी इकोनॉमी में। क्या क्या थी बच्चों? रॉ मटेरियल, फूड ग्रेन्स, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, रेवेन्यू, जीडीपी और मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। क्या टॉपिक था बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो बहुत सिंपल टॉपिक था देखा जाए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से देखना आप लोग। Problems of Indian agriculture. नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम। सर सबसे पहले आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम होगी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या क्या चीजें फेस कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कन्वेंशनल आउटलुक। मतलब हमारे जो फार्मर्स है वो आज भी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग को यूज कर रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं मॉडर्नाइजेशन के बारे में। तो मैं सिंपल इसको बोल सकता हूं कन्वेंशनल आउटलुक। पढ़ना देखो, डिस्पाइट इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स इंडियन फार्मर्स स्टिल रिलाई ऑन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। आज कितनी इनोवेटिव टेक्निक्स आ गई फार्मिंग की, बट हमारे फार्मर्स आज भी किस पे डिपेंड है बेटा? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। उससे नुकसान क्या है? उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो ही नहीं पाती। तो मोर ओवर इंडियन फार्मर्स continues to consider farming more as a means of subsistence, less as a business venture। और दूसरी चीज, आज भी हमारे यहाँ किसान खेती को क्या मानते हैं? जीने का सहारा, ना कि बिजनेस वेंचर। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। स्टिल फार्मर्स को क्या लेके चलता है? एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, नॉट एज अ बिजनेस वेंचर। तो पहला ड्रॉबैक क्या है बच्चों? कन्वेंशनल आउटलुक। क्लियर हुआ बेटा आपको? नेक्स्ट सर ये तो आप सबको पता है। दूसरी प्रॉब्लम लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। सर पानी की समस्या, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो फार्मिंग इन इंडिया वाज heavily dependent on rainfall। हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे। अगर बारिश हो गई तो खेती हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं होगी। हमारे यहाँ सारे फार्मर्स के खेतों में बोरिंग नहीं है,
आज भी कुछ फार्मर्स ऐसे जो वेरी पुअर है, स्मॉल फार्मर्स है, स्टिल दे आर डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल. द क्राइटेरिया ऑफ रेनफॉल डिसाइड द कंडीशन ऑफ क्रॉप्स. दैट इज heavy rainfall means good harvest, whereas drought can cause loss in the output. और अगर सूखा पड़ गया तो हमें लॉस भी हो सकता है. तो पहली प्रॉब्लम क्या थी बेटा? कन्वेंशनल आउटलुक. दूसरी प्रॉब्लम लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बेटा डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस. डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस. देखो नो डाउट दो तरह के सोर्स होते हैं पैसा उधार लेने के. एक तो बैंक से और एक होता है जमींदार से, रिलेटिव से. देखो अगर फार्मर्स की बात करें ना, आज भी हमारे जो फार्मर्स है उनके लिए इतने स्कीम्स नहीं बनाई गई है. अगर उस पीरियड की बात करूं 1950 से 1990 की, तो उस टाइम इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस तो अवेलेबल ही नहीं था. मतलब फार्मर को पैसा उधार लेना है तो किससे लेना था? जमींदार से, महाजन से, ट्रेडर से, रिलेटिव से. और वो लोग क्या कर रहे थे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे. और उससे क्या हो रहा था सर? फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन. तो दूसरा तीसरा ड्रॉबैक क्या है? तो डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस पढ़ते हैं. इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस बाय रजिस्टर्ड बैंक्स एंड एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का सिंपल मतलब होता है जब हमें फाइनेंस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है किसी बैंक के थ्रू या किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू. बट ड्यूरिंग दैट पीरियड फार्मर्स आर डिपेंडेंट अपॉन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. और अगर मैं उस पीरियड की बात करूं तो फार्मर्स किस पे डिपेंड थे बेटा? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस पे, सच एज जमींदार, money lenders, mahajans, etc. for fulfilling their requirement of money. उसको नुकसान क्या था कि सर ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस थे, ये जमींदार थे, महाजन थे, रिलेटिव थे, ये काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे फार्मर से. उससे क्या हो रहा था? फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन. But they charge very high rate of interest from farmers and high cost of borrowings leads the farmers into debt trap. और सर जब हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग हुई थी तो फार्मर क्यों फंसा था? डेट ट्रैप के अंदर. तो बेटा पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने? कन्वेंशनल आउटलुक. दूसरा लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. तीसरा डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस. नेक्स्ट आता बेटा small and scattered holdings. Small and scattered holdings. सर इसका मतलब क्या है? जो सुनना आज मैं दो समझाता हूँ इसको. एक तो लैंड है छोटी सी, ठीक है, और एक लैंड है बड़ी. जिस फार्मर के पास बड़ी लैंड थी ना तो वो इजीली मॉडर्न इक्विपमेंट को उसमें यूज कर सकता है. लेकिन जो फार्मर्स जिनके पास छोटी लैंड थी वो चाहकर कि इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज नहीं कर सकते, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को यूज नहीं कर सकते. तो हमारे बहुत सारे फार्मर्स थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी. सर कैसे? समझना. एक फार्मर है, फार्मर ए, उसके पास एक छोटी सी जमीन थी इस कोने में, एक छोटी सी जमीन थी यहाँ पर, एक छोटी जमीन थी यहाँ पर, एक छोटी जमीन थी यहाँ पर. अब क्या उस फार्मर के लिए पॉसिबल है क्या? पहली चीज कि इन छोटी छोटी जमीनों पे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, ट्रैक्टर चला सकता है? सर पॉसिबल ही नहीं है. दूसरी प्रॉब्लम कि सर क्या वो एक दिन में चारों को संभाल सकता है? सर ये भी पॉसिबल नहीं था. कभी यहाँ जाए, फिर 10 किलोमीटर दूर जा रहा है, फिर 2 किलोमीटर दूर, फिर 5 किलोमीटर दूर. सर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, छोटी छोटी और एक इधर उधर, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड. एक जमीन इस कोने में, एक इस कोने में, एक इस कोने में और एक इस कोने में. बोला गया बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स. द बैकवर्डनेस ऑफ फार्मिंग इज मेनली ड्यू टू द स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड. सर हमारे यहाँ जो फार्मर्स थे उनके पास जो लैंड्स थी वो कैसी थी बेटा? स्मॉल होल्डिंग. और स्मॉल तो थी बट वो कहाँ थी? अलग अलग कोनों में. दैट इज कॉल्ड स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग. सर एक तो इस कोने में थी, एक इस कोने में. तो फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं था कि सब लैंड को संभाल सके और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस पर यूज
कर सके। तो the backwardness of farming is mainly due to the small holdings of land, and small farmers won't be able to adopt modern technology which restrict them to increase their productivity। और सर इन छोटी लैंड पे फार्मर चाहकर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकता था, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा नहीं हो रही थी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या पड़ी बेटा अपन ने, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। नेक्स्ट आता है बेटा लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड, सर जो फार्मर था उसको यही नहीं पता कि जो उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया उसको कहाँ बेचना है। वो क्या कर रहा था, आसपास के जो लोकल गांव हैं वहाँ उस आउटपुट को सोल्ड कर देता था, बट वहाँ पे उसको उतनी बेटर प्राइस नहीं मिल रही थी। तो हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ एक प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं था, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट इन द लोकल मार्केट। सर बहुत सारे फार्मर्स क्या थे जो अपना आउटपुट था वो कहाँ सोल्ड कर रहे थे, इन द लोकल मार्केट, और एट अ वेरी रिड्यूस रेट, और लोकल मार्केट में उसको उतना प्राइस मिल ही नहीं पा रहा था। तो ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट्स एट अ रिड्यूस रेट्स इन द लोकल market due to unorganized marketing system for agriculture in the economy, and they are restricted to sell their output to महाजन। और देखो जो फार्मर्स, जो जमींदार थे, महाजन थे, ट्रेडर थे, उनका पैसा नहीं चुका पाए तो उनको अपना आउटपुट किसको सोल्ड करना पड़ रहा था बेटा, महाजन को, जमींदार को, एट अ वेरी लो प्राइस। तो उन्होंने ये लिखा, and they are restricted to sell their output to mahajans and moneylenders at a lower price in order to repay their dues। अपने लोन्स को चुकाने के लिए उनको जो अपना आउटपुट था किसको सोल्ड करना पड़ रहा था, फिर जमींदार को, महाजन को, ट्रेडर्स को, और काफी कम प्राइस के अंदर, एट अ वेरी लो प्राइस। तो हमने बात करी बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कितने पॉइंट कराए बेटा मैंने आपको, 5। क्या क्या बच्चों, पहला था सर कन्वेंशनल आउटपुट, आई होप समझ आया होगा। अगला था बेटा लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ये भी आपको समझ आया होगा। एक था बेटा डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, एक था स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, और एक था बेटा लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। तो ये 5 प्रॉब्लम्स अपने पढ़ी इसकी इंडियन एग्रीकल्चर की। तो सर अब इनको याद कैसे करें, मैंने कहा देखो मैं याद भी करवाता हूँ आपको। अपन कोशिश करते हैं 5 पॉइंट को याद करने की। तो मैं आपको काल्पनिक सी बात बता रहा हूँ जिससे आपको 5 पॉइंट याद करने में मदद मिलेगी। प्लीज ध्यान देना चाहिए बच्चों। देखो सपोज करो एक बच्चा था, उसको कोल्ड हो गया, उसको अपने सर पे काफी भरोसा था, वो मेरे पास आया, सर मेरे को क्या जुकाम हो रही है, कोल्ड हो रहा है, तो क्यों ना आप मुझे कोई कम mg की दवाई बताओ। सर mg क्या होता है, सर आती है ना दवाई 100 mg, 50 mg, 500 mg। तो उसने मुझे बोला कि सर मुझे कोल्ड है, आप मुझे कम mg की कोई दवाई बताओ। तो मैंने उसको बताया दवाई आती है OMS। सर ये कौन सी दवाई है, मैंने कहा सब काल्पनिक बातें हैं, ये केवल पॉइंट्स याद कराने के लिए मैंने एक स्टोरी बताई है। लेकिन बच्चे को कोल्ड हो गया तो मैंने उसको कम mg की दवाई बताया, और दवाई का नाम क्या था बेटा, OMS। सर इससे याद कैसे होंगे, मैंने कहा देखो स्टेप बाय स्टेप कोल्ड के माइंड में CO उत्तर का पहला पॉइंट क्या था वो सर, कन्वेंशनल आउटलुक। तो पहला पॉइंट क्या था बेटा, कन्वेंशनल आउटलुक। दूसरा पॉइंट L से आता है, तो याद है आपको सर लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। और तीसरा आता है बेटा D से, तीसरा पॉइंट क्या, डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो बेटा अपन ने कोल्ड से 3 पॉइंट याद किए, कौन कौन से, पहला बताओ CO से कन्वेंशनल आउटलुक, L से लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, D से डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, और कम एमजी की बात करें तो मतलब होता है स्मॉल। ये पॉइंट याद है आपको सर, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, और OMS से बोले तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। इस तरीके से अपन इन 5 पॉइंट को याद
कर सकते हैं, बोलो साथ साथ। कन्वेंशनल आउटलुक, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, और लास्ट क्या था बच्चों, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। तो ये बात हमने करी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है। तो अपन ने बेटा तीन बड़े-बड़े क्वेश्चंस पढ़ लिए, तीनों रिवाइज कर लो। पहला था बेटा मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, कितने पॉइंट थे? 5। क्या क्या बेटा? पहला पॉइंट सेल्फ रिलायंस, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट और फिर इक्विटी, और एक था बेटा मॉडर्नाइजेशन। क्लियर? फिर नेक्स्ट टॉपिक आया था अपना इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उसमें मैंने 7 पॉइंट बताए थे, आपको याद हो सर क्या क्या? तो सबसे पहले सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शेयर ऑफ एक्सपोर्ट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी एंड मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर तीसरा अपन ने पढ़ा बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें अपन ने 5 पॉइंट कवर करे। कौन कौन से सर? कन्वेंशनल आउटलुक, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, और एक था बेटा लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। तो यहाँ अपन प्रॉब्लम्स को भी खत्म करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे बच्चों। क्लियर एवरीवन? तो अपन ने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए सेकंड चैप्टर के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। प्लीज यहाँ तक का पार्ट आप लोग पढ़ना, कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो। और दूसरी चीज, इस चैप्टर को जो भी पढ़ेगा तो पहले मुझसे आप पीडीएफ मंगवा लेना, तो मैं आपको सेकंड चैप्टर की पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और पीडीएफ मंगवाने के बाद आप उसको नोट डाउन कर लेना, प्रिंट करवा लेना, और उस पीडीएफ के साथ साथ आप इस चैप्टर को पढ़ना, तो और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी अच्छा वेटेज एग्जाम है इस चैप्टर का, तो ध्यान रखना बेटा इस चैप्टर को सबको पढ़ना है अच्छे से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।